ये इंटरव्यू सिर्फ तालीमी और मालूमाती मकसद के लिए पेश किया गया है। मीडिया स्टार वर्ल्ड किसी भी हिंसा, नफरत या तासुब की हिमायत नहीं करता। यहाँ पेश किए गए ख्यालात मेहमान के अपने हैं। चैनल उनसे ज़रूरी नहीं कि इत्तेफाक रखे। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम, आज का फ्राइडे का स्पेशल प्रोग्राम साउथ एशिया पर नजर, सैयद अली मुश्तबा के साथ। सैयद अली मुश्तबा साहब भारत के पड़ोस के तमाम देशों पर नजर रखते हैं और इस प्रोग्राम में तमाम वो खबरों पर चर्चा हो जाती है जो बहुत अहम होती हैं, भारत की नजर से भी और अंतर्राष्ट्रीय सियासत के हिसाब से भी। तो आज जो हम बात कर रहे हैं उनसे, वो बहुत अहम इसलिए है कि तालिबान के ताल्लुकात जिस तरह से भारत के साथ जरा बढ़ते हुए नजर आ रहे, लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान के साथ कुछ टकराव जैसी कुछ हालत है। अभी इस्तांबुल में तीसरा दौर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जारी है। वहां क्या कुछ हो रहा है उस पर हम बात करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा फिर हम ये भी समझेंगे कि क्या कुछ है पाकिस्तान, जो अफगानिस्तान पर एक इल्जाम लगता रहा है कि वो नशावर कुछ फसलें पैदा करता है, जिसे पॉपी कहते हैं अंग्रेजी में, वो जो है वो टेररिज्म फैलाती है। अब उन्होंने उसके मुतबादिल, उसका ऑल्टरनेट पर काम करना शुरू कर दिया है और अब ऐसा लगता है कि वो अंतर्राष्ट्रीय जो बिरादरी है उसके साथ कदम से कदम मिला करके चलना चाहते हैं। उसके अलावा हम बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात में अफगानिस्तान क्या कुछ कर रहा है, उसका क्या रोल है, और उसके अलावा कुछ पाकिस्तान की खबरें हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका से खबरें हैं। उन तमाम खबरों में बात करेंगे। सैयद अली मुश्तबा साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड के लिए आप वक्त निकालते हैं। क्या कुछ है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच, जो कुछ इस्तांबुल में हो रहा है वो क्या कुछ है, उसे कैसे देख रहे हैं आप? जी, बहुत बहुत शुक्रिया काज़मी साहब। मेरे सामीन को मेरा आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। आज आज जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो फिर से तीसरा राउंड ऑफ टॉक है अफगानिस्तान और पाकिस्तान का इस्तांबुल में। सामीन को मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये अभी जो झड़पें हुई थी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, इसकी जंगबंदी जो है वो दोहा में हुई थी और उसका सीज फायर हुआ था। और दोहा के बाद जो है ये लोग जो है ये पहुंच गए इस्तांबुल, और इस्तांबुल में उन्होंने जो है वो सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स जो है वहां किया। और उसके बाद जो है वो उसमें बात ये हो रही थी कि वो बात नहीं बनी, ये लोग सब वापस आ गए। फिर उसमें बीच में एक दो दिन का वक्फा हुआ था, लेकिन वो लोग तो सामान वामान बांधे हुए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने बात की थी उसके बाद भी, लेकिन वो लोग वापस आ गए। अब ये फिर से जो है वहां पहुंचे हैं इस्तांबुल थर्ड राउंड ऑफ टॉक्स में। और इसमें जो है जो अब लीड कर रहे हैं वो काफी मतलब इम्पोर्टेंट जो हस्तियां हैं, आईएसआई की जो चीफ है वो पाकिस्तान डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं, और अफगानिस्तान से भी जो है जो वहां के इंटेलिजेंस और इस तरह के लोगों के को लीड कर रहे हैं। अब बात जो है वो ये लोग चाह रहे हैं कि हमें परमानेंट सोल्यूशन चाहिए अफगानिस्तान के हवाले से जो टेररिज्म पाकिस्तान में हो रही है। पाकिस्तान का ये कहना है कि हमें इसका परमानेंट सोल्यूशन चाहिए, हम टेम्पररी सोल्यूशन नहीं चाहते हैं। और पाकिस्तान का ये डिमांड है कि अफगानिस्तान या तो पाकिस्तान के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन करे, इन टेररिस्टों को और इन मतलब तरह के लोगों को, जो एलिमेंट है जो कि खैबर पख्तूनख्वा में और जो है वहां पे बलूचिस्तान में ये लोग जो है मतलब टेररिज्म फैला रहे हैं। अफगानिस्तान जो है इस पे रजामंद नहीं है। उसका ये कहना है कि ये पाकिस्तान का प्रॉब्लम है, पाकिस्तान इसको सॉल्व करे। और भी जो है वो जो ट्रेड के जो रूट है, तुर्खाम बॉर्डर है, वो बंद हो जाता है इसी झगड़े में। तो इन सब चीजों पे एक टर्की वाले जो है वो ये चाहते हैं कि परमानेंट सोल्यूशन निकल के आए। तो अब आज जो है वो टॉक शुरू हो गया है, वो एक आध दिन और चलेगा। अब उसका जो निष्कर्ष निकलेगा, उसकी जो निचोड़ निकलेगी, वो हम लोग अगले प्रोग्राम में देंगे कि क्या बात हुई है। लेकिन अफगानिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान के ऊपर, दोनों के ऊपर, और सब जो ममालिक हैं जो उनके दोनों के दोस्त हैं, वो बहुत प्रेशर दिए हुए हैं कि आप लड़ाई की झगड़े की तरफ नहीं जाएं, और नहीं तो मतलब ये है कि कोई उसका हासिल नहीं है, और किसी तरह से जो है आप कुछ ना कुछ इसकी संधि निकालें। तो मुझे
मुझे एहसास होता है कि शायद कोई कोई फाइनल सेटलमेंट हो, लेकिन मैं उसके ऊपर जो है पूरी तरह से राजी नहीं हूं कि वो कोई सोल्यूशन निकल जाएगा, इसलिए कि मसला इतना पेचीदा है कि मतलब उसका सोल्यूशन जो है सिर्फ यही हो सकता है कि गिव एंड टेक की बात हो सकती है। कुछ पॉइंट्स खोल दें, कुछ रास्ते खोल दें, कुछ कॉरिडोर बना दें, कुछ इस तरह की चीजें बन जाएं तो शायद कुछ हो जाएगा। लेकिन ये मिलिट्री सोल्यूशन और ये कि जॉइंट ऑपरेशन और वगैरह ये सब चीजें जो पाकिस्तान के डिमांड है वो शायद ना माने। इसी हवाले से वो हक्कानी साहब जो हैं, जो जो अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान नहीं मानेगा तो हम एक क्रशिंग जो है मतलब रिस्पॉन्स देंगे पाकिस्तान को। तो ये सब चीजें चल रही हैं, तनातनी दोनों तरफ से चल रही है, झुकने के लिए दोनों में से कोई तैयार नहीं है। लेकिन बात यह है कि अफगानिस्तान जो है वो ऐसी जगह पे खड़ा हुआ है और ऐसी स्थिति पे खड़ा हुआ है कि उसके पास न हथियार है, न उसके पास असलाह है कि पाकिस्तानी मिलिट्री को वो रोक सके या कुछ कर सके। तो ये सब चीजें हैं। अब देखिए, हम लोग इस पे नजर रखे हुए हैं और अगले प्रोग्राम में देखेंगे कि टर्की से क्या निकल के आता है। अच्छा, मुश्तबा साहब, इंटरनेशनल सियासत में कभी कभी बिल्कुल ऐसा लगता है कि कोई शैतान है जो पीछे बैकग्राउंड में कोई काम कर रहा है। जब हम दोहा और तुर्की का जिक्र करते हैं तो उन्हें बगैर अमेरिका के या इजराइल के साथ जोड़ करके नहीं देख पाते, क्योंकि इतने तजुर्बात हमें आपको सामने नजर आ रहे हैं। अच्छा, तुर्की वही मुल्क है जिसने अगस्त 2021 में जब हुकूमत बदली थी, जब तालिबान की हुकूमत आई थी और अशरफ गनी की हुकूमत गई थी, तो इनकी पूरी कोशिश थी कि काबुल एयरपोर्ट का इंतजाम हमारे हाथ में आ जाए, यानी इमिग्रेशन पर हम कंट्रोल करें, कौन आएगा कौन नहीं आएगा। अब तुर्की जो ये बिचौलिए वाला रोल अदा कर रहा है, क्या इसके पीछे कोई ऐसा फैसला होगा जो अमेरिका को काबिल कबूल हो? कहीं कोई चीज ऐसी होगी? क्या लगता है आपको? देखिए, ये तो फ्यूचरिस्टिक बात है। टर्की टर्की जो है वो भी मतलब साउथ एशिया के और वेस्ट एशिया के पॉलिटिक्स में तो वो बहुत सरगर्म है, सरगर्मी दिखाता है वेस्ट एशिया के पॉलिटिक्स में भी और साउथ एशिया के पॉलिटिक्स में। उसके बड़े अच्छे रिश्ते हैं पाकिस्तान से, बड़े अच्छे रिश्ते हैं उसके बांग्लादेश से, और इंडिया से जो वो अभी वो कुछ अनबन हुई थी वो भी अब बात सुधर गई है। लेकिन यहाँ पे जो बहुत पते की बात है वो ये है कि इंडिया का जो रोल अभी पाकिस्तान में बहुत सरगर्म है, कि इंडिया का रोल जो है, जो अफगानिस्तान में अभी बढ़ता हुआ इंडिया का रिश्ता है, और लोग ये कह रहे हैं, उसको सस्पिशन के तौर पर देख रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान की राइवलरी तो एस्टेब्लिश्ड है, वो तो सबको मालूम है, 1947 से चली आ रही है और आज तक चली आ रही है। अब इसमें इंडिया का रोल जो है, इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो ट्रायंगल बनता है, इसमें पाकिस्तानी कह रहे हैं कि इंडिया की जो जो बढ़ते रिश्ते हैं अफगानिस्तान से वो अगेंस्ट पाकिस्तान है, और इंडिया जो है वो अफगानिस्तान को खड़ा करना चाहता है पाकिस्तान के अगेंस्ट में, क्योंकि पाकिस्तान के पीछे चाइना है, पाकिस्तान के पीछे अमेरिका है और बहुत सारे मुल्क हैं। तो इंडिया चाहता है कि हम अफगानिस्तान को यूज करके अब पाकिस्तान पे प्रेशर डालें। ये एक बहुत ही सिंपलिस्टिक मतलब मामला है जो कि पाकिस्तान के मीडिया और पाकिस्तान के जो लोग हैं वो बोल रहे हैं। लेकिन मुझे ये कहना है इसमें कि क्या अमेरिका अलाउ करेगा इंडिया को कि वो अफगानिस्तान में पाकिस्तान के अगेंस्ट मतलब आतंकवाद फैलाए? कि ये बहुत बड़ी चीज है यहाँ पे। तो जब इंडिया जो है वो तो पाकिस्तान, अमेरिका जो है वो तो पाकिस्तान को भी पकड़े हुए है, अफगानिस्तान को भी पकड़े हुए है। अफगानिस्तान को तो उसने पावर हैंड ओवर किया है। तो क्या पाकिस्तान, इंडिया जो है, इंडिया को क्या अमेरिका अलाउ करेगा कि अफगानिस्तान में बैठ के पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है वो आतंकवाद फैलाए या जो भी कुछ है, मतलब एंटी नेशनल एक्टिविटी अगेंस्ट जो है मतलब। तो मुझे इसमें इस दलील में कि ये जो बढ़ते रिश्ते हैं इंडिया के और अफगानिस्तान के, वो अफगान को यूज करेगी इंडिया अगेंस्ट पाकिस्तान, इसमें मुझे दम बहुत ज्यादा नहीं लगता है। लेकिन ये भी बहुत तेजी से मतलब ये थ्योरी चल रही है। अब ये सब सारी चीजें खत्म हो जाएंगी अगर कोई संधि हो जाती है यहाँ टर्की में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की,
और उनका कोई मैकेनिज्म डेवलप हो जाता है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान का भी जेन्युइन कंसर्न है, उनके यहाँ हर रोज धमाके हो रहे हैं, हर रोज जो है उनके यहाँ एंटी नेशनल एक्टिविटी हो रही है, तो वो कब तक सहेंगे? अब तो अफगान जिहाद भी खत्म हो गया, तालिबान भी जो है आ गए, वो सारी चीजें जो है वो तो खत्म हो गई, लेकिन फिर भी जो है यहाँ पे ये टेररिज्म का हब बना हुआ है, ये दो प्रोविंस जो है बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा। तो मुझे यही लगता है कि जो इंडिया का जो जो स्मेल आ रहा है या जो बू आ रही है, अगर इनकी संधि हो जाती है तो वो एलिमिनेट हो जाएगा। और इंडिया को देखिए, ये बहुत, अगर मान लीजिए बांग्लादेश की बात होती, श्रीलंका की बात होती, जो एलटीटी को खड़ा किया है, उधर बांग्लादेश में मुक्ति बाहिनी को खड़ा किया है, तो वो सारी चीजें तो इंडिया कर सकती है। नेपाल में अगर आप कहें तो परचनन को खड़ा किया, लेकिन अफगानिस्तान में खड़ा करके और उसके बाद जो है पाकिस्तान में मतलब आतंक फैलाना, ये किसी भी रॉ का या केजीबी का या सीआईए का इतना बड़ा बूता नहीं है कि वहां जाकर के एक आध धमाके दो धमाके शायद करा ले तो करा ले पैसे दे करके, लेकिन ये बड़ा ऑपरेशन बांग्लादेश के लिबरेशन के लिए या एलटीटी के हवाले से, मतलब श्रीलंका पर वैसा ऑपरेशन तो देखिए, मैं एक चीज और बता देता हूं कि जब पहली बार मतलब अमेरिका जो है जो अफगान जिहाद लॉन्च कर रहा था, और वो तो पाकिस्तान से लॉन्च हुआ था, जो मुजाहिदीन आए थे और लड़ रहे थे, और बड़े बड़े तुर्रम खान जो है दोस्तम और अब्दुल रशीद दोस्तम और मसूद और क्या क्या लोग थे, मतलब वो सब थे, तो वो तो जमाना खत्म हो गया। जो दूसरी बार जब ये नदर्न अलायंस के थ्रू आ रहे थे अमेरिका यहाँ पे, तो इंडिया ने जान लगा दी थी कि हम आपको अपने सारे बेसिस खोल देते हैं, हम आपको सारी चीजें खोल देते हैं, आप यहां से अफगानिस्तान पे मतलब अटैक कीजिए और अफगानिस्तान पे कैप्चर कीजिए। पाकिस्तान, वो अमेरिका ने उसको नकार दिया, इंडिया को मतलब वो करने से हटा दिया। तो ये सब चीजें जो है ये चल रही थी कि इंडिया जो है वो बहुत जमाने से यही चाह रहा था ना कि हमको अफगानिस्तान में मिलिट्री एक्सेस हो जाए, जो कि ज्योग्राफी की वजह से वो नहीं हो सकता है। बिल्कुल, एक बिल्कुल। तो उनका बॉर्डर क्लोज है पाकिस्तान से, दूसरा क्लोज है उनका बॉर्डर चाइना से, जो वो जो है वाखान कॉरिडोर है वो चाइना के हाथ में। हाँ। तो इंडिया कैसे जाएगी अफगानिस्तान? हवाई जहाज से कितना ऑपरेशन कर सकते हैं? पिछले दिनों जो हमने खबर की थी, जो आपने बताई थी, उज्बेकिस्तान में भारत का एक बेस है, वो अब बंद कर रहा है, जिसको अमेरिका की खिदमत में शायद अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कराया था। आपने एक बात पाकिस्तान में आतंकवाद की बात कही कि अमेरिका इजाजत नहीं देगा, और मैंने आपको इसलिए बोलने दिया, यानी माफ कीजिएगा मैंने लफ्ज ये इस्तेमाल किया, लेकिन आमतौर पर एंकर ऐसी जगह रोक करके कुछ और सवाल करता है, लेकिन मैं इसलिए खामोश रहा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कुछ साल पहले 15 अगस्त को लाल किले की तकरीर में बलूचिस्तान के मामले में काफी हमदर्दी दिखाई थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान अक्सर ये इल्जाम लगाता है कि बलूचिस्तान में भारत कहीं ना कुछ गड़बड़ कराता है। लेकिन बहरहाल प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से बोला, आपने अपने तरीके से बोला, इसलिए बहरहाल कुछ चीजें हैं जिसको रियलाइज करना चाहिए। अच्छा, अब मैं चलना चाहता हूं, आपने बता दिया कि भारत और पाकिस्तान की राइवलरी के बीच में अफगानिस्तान जो है वो उसको इस तरह से देखा जा रहा है। अब मैं चलना चाहता हूं अफगानिस्तान में पॉपी कल्टीवेशन, जो नशे का सामान जहां बनता है, उसका अल्टरनेट पे काम करना शुरू किया, वो क्या कुछ है खबर? जी, पॉपी को जो है अफीम कहते हैं आम भाषा में। हाँ। और हमारे फिरोज खान जो फिल्म डायरेक्टर हैं और हीरो थे और वो मर गए, उन्होंने एक फिल्म बनाई थी काला सोना, हाँ, वो इसी के ऊपर हाँ, कि अफगानिस्तान में कैसे अफीम की खेती होती है और कैसे उसको लोग जो है वहां से उसकी, जैसे हम लोग मतलब गेहूं को या जो है पैडी को काटते हैं और काट के उसको ये करते हैं, और उनके यहाँ पूरी फैक्ट्री होती है जिससे वो अफीम बनता है। तो वो पूरी जो फिल्म है वो इसी के ऊपर है, काला सोना उसका नाम है, क्योंकि जितना भाव में सोना मिलता है उससे ज्यादा भाव में जो है अफीम मिलता है, तो इसीलिए उसको काला सोना कहते हैं। तो ये काले सोने की खेती जो है, क्योंकि अफगानिस्तान में मालूम है हमको और आपको और सारी दुनिया को कि तो वहां तो पहाड़ और रेगिस्तान है,
वहां तो कल्टीवेबल एरिया जो है वो बहुत कम है, या बहुत छोटी सी जगह है जहाँ पे, और वहां पे चावल और दाल और ये सारी चीजें अगर वो मतलब उगाएंगे तो खाएंगे क्या वो? उसमें तो कोई इनकम है नहीं, और इसमें इनकम बहुत ज्यादा है। तो अफगानियों ने जो है वो पहले के जो रिजीम थे, तालिबान और मुजाहिदीन जब से आए थे उसके बाद से, मुजाहिदीन और ये जो तालिबान है ये किसी हद तक इस्लामी शरीयत पे चलते हैं, और जो हराम का सौदा है वो नहीं करना चाहते। तो अब हम लोग खबर में ये आते हैं कि ये जो तालिबानी रिजीम है, ये जो तालिबान के लोग हैं, इन्होंने कहा कि ये हराम का सौदा है, पैसे आपको जरूर मिल रहे हैं लेकिन ये हराम का सौदा है, और इस्लामिक एमिरेट्स में जो है हराम तो नहीं चलने देंगे हम। तो वहां के किसान ने ये कहा कि इसके बराबर हम क्या कल्टीवेशन करें, क्या हम उगाएं। तो यही बात जो है वो अब इंटरनेशनल जो 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 लोग हैं वहां भी यही हो रहा है कि ये ड्रग स्मगलिंग की जगह है, ड्रग यहाँ बनता है, ड्रग ये होता है, यूनाइटेड नेशन, अमेरिका, सब लोग। तो तालिबान ने ग्लोबल फोरम में भी कहा कि हमें आप बताइए कि हम क्या ऑल्टरनेटिव इसका ये करें। तो अब जो है वो ऑल्टरनेटिव आ गया है, और 5 साल का उन्होंने एक वक्फा मांगा है, जिसमें ये इन्होंने कहा कि अब पॉपी कल्टीवेशन 5 साल के अंदर फेस आउट हो जाएगा, और उसकी जगह पर मतलब उतने ही लक्रेटिव जो जो क्रॉप्स है वो होंगे, जिसमें उन्होंने एक कहा है कि वो सैफरॉन की खेती करेंगे जो कश्मीर में होती है, मतलब सैफरॉन की। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम जो है लाइफ स्टॉक, ये जो एनिमल्स वगैरह की फार्मिंग है उसकी करेंगे हम, और तरह तरह के उन्होंने जो है ऑल्टरनेटिव मेथड्स जो के जिसकी जो है रेन्यूमरेशन या उसका जो रिटर्न है वो बहुत ज्यादा हो, तो इस तरह का वो एक पूरा प्रोजेक्ट लेके आए हैं। और इन सारे प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए उनके जो अफगानिस्तान के जो साथ के ममालिक हैं, ईरान है, पाकिस्तान है, ताजिकिस्तान है और चाइना है, और ये सारे मुल्क जो है वो एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, या बल्कि उन्होंने कमिटमेंट कर दिया है ये पॉपी कल्टीवेशन को खत्म कीजिए। और इसको इसी कड़ी में एक लास्ट मतलब खबर है कि अभी अभी जब हम आप बात कर रहे हैं तो अफगानिस्तान का जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है और जो उनके मिनिस्टर हैं ये सब चाइना गए हुए हैं, और इसी बात पे बात करने के लिए गए हैं कि वहां हम पॉपी के ऑल्टरनेटिव क्या क्या जो है हम क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं, जिससे हम उनकी जो किसान है उनकी इनकम ड्रॉप नहीं हो और वो पॉपी भी नहीं कल्टीवेट करें। तो यही खबर है जी। जी जी, और कुछ मुल्कों ने भी उनकी मदद करने की बात की है कि उसमें कुछ मुल्क, मैंने अभी वो सारे मुल्क जो है वो इसी मतलब वो कह रहे हैं कि हम एग्रीकल्चर में आपके इन्वेस्ट करेंगे और ऑल्टरनेटिव जो क्रॉप्स आप ग्रो करेंगे उसमें हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं। बाई बैक का भी अरेंजमेंट उन्होंने कर लिया है कि हम आपकी सामान आप प्रोड्यूस कीजिए तो हम खरीद लेंगे आपकी। तो ये बड़ी हौसला अफजाई की चीज है कि अब जो है वो ड्रग्स से जो है वो अफगानिस्तान मतलब अब मतलब बहुत जल्दी जो है उससे निजात पा ले, बाहर निकलने की वो कोशिश कर रहा है ताकि उस इल्जाम से भी बचे और हराम काम से भी बचे, ये बात उन्होंने कही है। अच्छा, पाकिस्तान में नेवल मैरीटाइम एक एग्जीबिशन हो रही है, वो काफी अट्रैक्शन का मरकज रही, क्या कुछ है वहां, क्या हो रहा है कराची में? जी, ये कराची में एक मैरीटाइम एग्जीबिशन या नेवल उनकी जो मतलब पाकिस्तान की जो नेवल फोर्स है उसकी एक एग्जीबिशन हो रही है कि हमारे पास नेवी में क्या क्या एसेट्स हमारे पास है और क्या क्या मतलब वो होने वाली है। क्योंकि देखिए अभी पाकिस्तान का जो मुझे समझ में आ रहा है मेरे अपने तौर पे कि उन्होंने एयर सुपीरियरिटी साउथ एशिया में जमा ली है उन्होंने, ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद। और उसके बाद जो है उनकी लैंड सुपीरियरिटी तो हमेशा थी, जो उनके मतलब जो उनके जो थल सेना थे जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं। तो अब जो उनका जो वीक एरिया है, जो कि अभी शुरू से ही मतलब भारत कह रहा था कि जो उनका वीक एरिया है वो नेवी है, और उनके पास बहुत ही कम नेवल मतलब एसेट्स हैं और नेवल ये है। तो अभी जो वो जो एग्जीबिशन दिखा रहे हैं या एग्जीबिशन कर रहे हैं वो अपने नेवल स्ट्रेंथ को मतलब शो करने के लिए, और बहुत से मुल्क हैं जिनके पास नेवी है वो उस एग्जीबिशन में आ रहे हैं और अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, जिसमें के
ईरान भी एक बड़ा प्लेयर है जो कि खास इंटरेस्ट ले रहा है, क्योंकि ईरान के पास भी बहुत बड़ा नेवल और उनका जो कोस्ट लाइन बहुत बड़ा है, तो वो आके बात कर रहा है। इसी हवाले से जब ये आ रहा है और बात कर रहा है, तो एक बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है जो कि अभी मंजरे आम पे नहीं आई है, कि शायद ईरान और पाकिस्तान एक डिफेंस संधि करें, जिसमें सऊदी अरेबिया की तरह कि अगर ईरान पे अटैक होगा, क्योंकि ईरान जो है बहुत वनरेबल है, इसराइल से भी वनरेबल है और अमेरिका से भी वनरेबल है, और वो ये चाहता है कि हम पाकिस्तान से उसकी जो अभी सिक्योरिटी हुई है ऑपरेशन सिंदूर में, तो हम एक डिफेंस संधि कर ले, तो फिर हम जो है मतलब पाकिस्तान हमारे मतलब सपोर्ट में आएगा अगर कोई दिक्कत होगी। और पाकिस्तान तो हमेशा इंडिया से मतलब वनरेबल है ही है, तो अगर उसको ईरान का सपोर्ट मिल जाएगा और संधि हो जाएगी, तो अब तो उसको 2 जोर है, बल्कि 3 जोर है, 4 जोर है। एक जोर सऊदी अरेबिया का, दूसरा जोर चाइना का, तीसरा जोर जो है अमेरिका का, चौथा जोर जो है वो अब ईरान का हो जाएगा। तो अब हिंदुस्तान कैसे आंख दिखाएगा पाकिस्तान को? जो यहाँ से जो नारे लगते हैं कि घुस के मारेंगे, घुस के मारेंगे, तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, नींबू की तरह निचोड़ देंगे, तो अब ये 4 जोर पे क्या हिंदुस्तान का कोई नेता या अभिनेता ये चीजें कह सकता है? तो ये मैं मतलब अपनी बात कह रहा हूं, लेकिन अभी जो एग्जीबिशन की बात कर रहे थे, इसी एग्जीबिशन में नेवल पावर में अभी अभी खबर आई है, बल्कि ये संधि काफी दिनों से पहले से हो गई थी, कि 8 न्यूक्लियर सबमरीन जो है वो चाइना 5 बिलियन या 6 बिलियन डॉलर के मतलब मालियत का वो पाकिस्तान को दे रहा है। और पहला जो न्यूक्लियर सबमरीन है वो 2026 में आ जाएगा पाकिस्तान में, और रफ्ता बरफ्ता जो है वो बाकी 7 जो है वो आ जाएंगे। तो अभी जो बात चल रही थी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में कि अगर ये जंग अगर हिंदुस्तान को जीतना है तो वो नेवल से ही जीतेंगे वो, क्योंकि एयर सुपरियोरिटी में तो उन्होंने देख लिया कि क्या है एयर सुपरियोरिटी इंडिया की और पाकिस्तान की। तो अब पाकिस्तान जो है वो अपने नेवी को मजबूत कर रहा है, ये मेरा कहना है, और इसीलिए वो एग्जीबिशन भी हो रही है और अभी जो है सबमरीन भी आ रहा है। तो अब इंडिया को अपनी सिक्योरिटी देखनी है कि जो नेवल के ऊपर वो सिक्योरिटी, क्योंकि इंडिया का बहुत बड़ा कोस्ट लाइन है पाकिस्तान के पास तो सिंध है और दूसरा बलूचिस्तान है, इसके अलावा तो कोई और कोस्ट लाइन है ही नहीं है। तो यही खबर है जी। हाँ, मुश्तबा साहब, जब मैं आपसे बात करने वाला था तो मैं पाकिस्तान के डॉन अखबार की वेबसाइट देख रहा था, उसमें एक खबर फिर ट्रंप के हवाले से थी, जो है अभी कि 7 जहाज गिरे हैं और मैंने इस जंग को रुकवाया। वो फिर से रिपीट कर दिया उन्होंने कि मैं सारी जंगें रुकवा रहा हूं और हमारे मोदी जी को बहुत परेशान कर रहे हैं। ये ट्रंप ने तकरीबन ऐसा हाल कर दिया है कि मोदी जी को अगर बुरा सपना नजर आए तो ट्रंप से ये बुलवा दीजिए कि वो उन्होंने जंग रोकी थी और ये जवाब नहीं दे पा रहे। ये बहुत ही गैर मामूली सूरत हाल है। अच्छा जी। इस चीज पे मैं एक करना चाहता हूँ। हाँ एक तो होता है कि आप गाली देते हैं तो अगले को मालूम होता है कि उस गाली का मतलब क्या है। हाँ मतलब कोई आदमी अगर उल्टी सीधी बात करे या आपको गाली दे, तो हाँ अगला आदमी समझ लेता है कि ये बंदा जो है हमें गाली दे रहा है। हाँ ट्रम्प साहब का ये अपना तरीका है गाली देने का मोदी जी को, जी जी और जी जितना जलील वो कर रहे हैं, जितनी बार ये 50वीं बार से ज्यादा हो चुका है। जी 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 और अभी तक हमारे जो विश्वामित्र हैं, उन्हें भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये गाली दे रहे हैं हमें या हमें शाबाशी दे रहे हैं हमें। जी और बिना ऐसा बिना के बोलते हैं। कभी कभी तो ट्रंप के कमेंट्स देखते देखते ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने फैसला कर लिया है कि भारत में वो सरकार बदलने वाले, रजीम चेंज के लिए ऐलान ना कर दे वो कभी। क्या कुछ होगा नहीं मालूम। अच्छा, मैं अब अगली खबर की तरफ जाना चाहता हूं। भारत से कुछ सिख यात्री जो है वो पिलग्रिम पर गए हैं पाकिस्तान। वो क्या कुछ खबर है? काफी दिन के बाद ये नजर आई है इस तरह की खबर। जी जी, ये जो खबर है ये खबर बहुत अहम है। और देखिए हर साल जो है वो पहले की बात कह रहा हूं मैं, जब ये कि बंद हो गया था जो सारी चीजें, ये ऑपरेशन सिंदूर से पहले ही से बंद हो गया था कि यहाँ से भारत से पिलग्रिमेज के लिए सिख जो यात्री हैं, जत्थे सिख पंथी जो हैं, ये वाघा बॉर्डर क्रॉस करते हैं और जो वहाँ गुरुद्वारे लगे हुए हैं पाकिस्तान में, वहां ये जाते हैं और अपनी इबादत करते हैं और सारी चीजें करते हैं।
तो ये तो एक संधि है भारत और पाकिस्तान के बीच में, और उसी संधि के तहत पाकिस्तान के भी जो नागरिक हैं वो भारत आते हैं अजमेर शरीफ के लिए। हाँ, इसकी ज्यादा पब्लिसिटी नहीं है, लेकिन सिख के जो बरादरी के जो लोग हैं तो ये तो जाते ही हैं वहां पे। अभी क्या हुआ है कि 314 या 372 मालूम नहीं कितने लोग जो हैं वो सिख पंथी जो हैं, ये पहली बार ऑपरेशन सिंदूर के और ये सारी जो बंदियों के बाद जो है ये लोगों को अलाउ कर दिया, इंडिया ने भी अलाउ कर दिया, पाकिस्तान ने भी अलाउ कर दिया, और ये लोग चले गए उस पार बॉर्डर में। हाँ, मतलब इधर से जो है हमारा जो बॉर्डर लगता है, उधर वाघा है, इधर अटारी है, या वो, तो वहां जब वो पहुंच गए तो पाकिस्तानियों ने डिस्कवर किया कि 14 लोग जो हैं वो पगड़ी वाले नहीं है, हाँ, 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 वो हिंदू है। उनसे जी, जी, इनोग्रेट किया, इन्वेस्टिगेट किया और उनसे इंट्रोगेट किया, तो उसमें उन्होंने मालूम किया कि एक बंदा जो है वो पाकिस्तान से इंडिया में आकर के उसने असाइलम लिया हुआ था कि हमें पाकिस्तान में जुल्म सह रहे हैं हम, और हमें आप इंडिया की सिटीजनशिप दीजिए, वो सीए वाले, हाँ, सीएए के तहत, उसको सीए के तहत इंडिया की सिटीजनशिप भी मिल गई है। हाँ, अब वो बंदा फिर पाकिस्तान जा रहा है घूमने के लिए कि हम अपने जो लोग को छोड़ के आए हैं उनको देखने जाएं। ये डिस्कवर कर लिया अभी पाकिस्तानियों ने, ये अभी कल की बात है, परसों। तो जी, जी, 14 लोगों हिंदू थे, हाँ, उन्होंने कहा कि ये तो सिख पंथियों की का जत्था है, इसमें आपको क्या 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 काम है, उसको हाँ, वापस कर दिया है। ये हाँ, यहाँ वापस आ गए। अब ये जो है खबर यहाँ इंडिया में काफी वायरल हो रही है, और ये कि उन्होंने हिंदू कह करके उसको वापस कर दिया। किसी ने ये नहीं मीडिया में कहा कि जो संधि है इंडिया और पाकिस्तान में वो सिर्फ सिख पंथियों की है। उनके पास जो है कृपान होना चाहिए, उनके पास केश होना चाहिए, कड़ा होना चाहिए, वो जो सिखों का जो 5 पांच, बिल्कुल, हाँ, हाँ, ये जो हिंदू हैं इनके पास तो कुछ नहीं था, वो पंजाबी हाँ, बोलते थे बस। जी, जी, तो जी, उन्होंने डिस्कवर कर लिया, इधर शुरू में तो इधर से पास कर दिया उन्होंने, वापस वो चले भी गए वहां। जो फिर उन्होंने उनके जो 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 फाइल थी या उनके कौन कौन लोग हैं क्या है, तो उनको जब देखा तो ये बड़ी खबर है कि हाँ, उन्होंने जो है ऐसा 14 मतलब लोग। इससे 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 जाहिर ये हो रहा है कि पाकिस्तानी एजेंसीज को इन लोगों पर शक हुआ कि शायद ये भारत ने सरकारी तौर पर उस ग्रुप में डाल दिया, भेज दिया है, और शायद कुछ खुफिया इत्तलात लेना चाहते हैं। ऐसे शक में उन्होंने वापस किया होगा। मैं समझता हूँ इमिग्रेशन पर क्या क्या होता है, और इमिग्रेशन पर जो अफसरान होते हैं आमतौर पर इंटरनेशनल सतह पर, चाहे बॉर्डर क्रॉसिंग हो या एयरपोर्ट्स हो, उसमें इमिग्रेशन में खुफिया एजेंसियों के लोग होते हैं। ये एक तरह से इंटरनेशनल फैक्ट है जिसको कभी ऐलान नहीं किया जाता, लेकिन हम चूंकि सोशल मीडिया पर है तो इसलिए हम अपने दर्शकों को बहरहाल आगाह करने के लिए ये बात कर रहे हैं। अच्छा, वक्त जरा कम रह गया है। बांग्लादेश में टर्किश डेलीगेशन क्या कुछ कर रहा है, और वहां नक्शे की कोई बात आई है, वो क्या कुछ है? जी, अभी जो है ये एक टर्किश डेलीगेशन अभी आया हुआ है। ये तो बायलैटरल मैटर है, बांग्लादेश सोवरेन कंट्री है, लोग तो आते ही रहते हैं हिंदुस्तान में भी, मतलब हर दिन, हर 4 दिन के दिन के कोई ना कोई मुल्क का सफीर या कोई हेड ऑफ द स्टेट या कुछ ना कुछ किसी न किसी बहाने से आता है यहाँ पे। उसी तरह से बांग्लादेश में भी इंटरनेशनल डेलीगेशन आते रहते हैं, कोई नोटिस उस पर नहीं लेता है। हाँ, अभी जो है वो टर्किश डेलीगेशन आया था, वो कुछ बायलैटरल नेगोशिएशन करने आया था वो। अब जो बात यहाँ पे जो हमारे और आपके डिस्कस करने की है कि बांग्लादेशियों ने एक मैप बनाया हुआ, हाँ, उस मैप को उन्होंने कुछ इस तरह से फ्रेम व्रेम कर करके एक मोमेंटो बना दिया है। हाँ, और जो होता है कि वो मोमेंटो देते हैं, जो मतलब बाहर के डेलीगेशन आते हैं, संधि उंधी होती है, उनको डेलीगेशन दे उनको दिया जाता है, तो वो मैप उन्होंने प्रेजेंट किया है। उसमें इंडिया का आसाम जो है वो पूरा का पूरा जो है वो बांग्लादेश में, हाँ, और वो मोमेंटो जो है बांग्लादेश ने पेश किया टर्की को। जी, और जी, इससे पहले जो है वो शमशाद मिर्जा जो आए थे, जो पाकिस्तान के चीफ आर्मी चीफ के नंबर 2, मतलब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है, उनके नंबर 2 मैन है, उनको भी यही मैप प्रेजेंट किया है, और उसमें वहां डिफेंस कुछ एग्रीमेंट वगैरह भी हो रहा था। तो इंडिया में ये खलबली मच गई है कि मतलब ये क्या हो रहा है, आसाम तो हाँ, इंडिया का पार्ट है, ये बांग्लादेश क्यों उसे दिखा रहा है। तो अभी जो है कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो नहीं आया है, लेकिन एक मजाक के रूप में मैं आपसे ये बोल रहा हूं हाँ, कि अगर ऐसा होता है, जो कि हाँ, नहीं होगा,
हाँ। तो हमारे हिमंता विश्वास का क्या होगा? हेमंत विश्वास का क्या होगा? और ये अगर ऐसा होता है तो फिर बांग्लादेश जो है वो ये कहेगा कि इसमें जो है वो हिंदू घुसपैठ आ गए इसमें। ये बड़ी अजीब सी बात है। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि वहीं उसी बॉर्डर के नजदीक अरुणाचल प्रदेश पर चीन अपना दावा करता है, और अब नहीं बांग्लादेश जो है वो आसाम पे दावा नहीं, करना शुरू कर दिया। जी मैं आपको इसी कड़ी में, इसी लाइन में, हाँ। इंडिया भी अखंड भारत की दावा करता है। जी और जी उसने जो है मैप वैप बनाए हुए हैं, शायद पार्लियामेंट में भी जो उन्होंने, और नेपाल ने भी जो है अपना अखंड नेपाल और ग्रेटर नेपाल की बात की है। जी तो जी अभी जो है उसी कड़ी में ये बांग्लादेश भी जो है वो ये कहेगा कि मेरा भी जो है कोई अखंड बांग्लादेश है। जी 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 इसके देखिए लिए वो अपनी, देखिए, जब जब कोई गड़बड़ी करेंगे, आप एक नए तारीख को वापस मोड़ने की कोशिश करेंगे, यूं तो फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश ये भी सब एक थे और इंडिया ही हो जाए, तो ये मुमकिन नहीं हुआ करता। ये तारीख का हिस्सा बन चुका होता है। अच्छा, वक्त हमारे पास बहुत कम रह गया। ये इंडिया और श्रीलंका का फिशरीज वाला मछली पालन वाला वाली कोई खबर है, वो क्या है? नहीं नहीं, मछली पालन का नहीं है, ये फिशरमैन इशू है जो कि तमिलनाडु के लिए बहुत ही अहम इशू है। इसी हवाले से संजीत प्रेमदासा जो हैं, जो कि अभी अपोजिशन के लीडर हैं और अभी इलेक्शन में खड़े हुए थे, और ये जो वहां के प्रेसिडेंट थे प्रेमदासा, उनके ये बेटे हैं, ये अभी दिल्ली आए हुए थे। इससे पहले जो प्राइम मिनिस्टर थी वो हिरनी, क्या नाम है उनका, हिंदू कॉलेज की पढ़ी हुई है, वो प्राइम मिनिस्टर है, एडमिशन है, वो आई हुई थी प्राइम मिनिस्टर होकर के, मोदी साहब से मिले। अभी संजीत प्रेमदासा ने जो मेन बात है वो फिशरमैन का इशू उठाया है, और उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा इशू है। जिस तरह से मतलब और भी जगहों पे बहुत सारे इश्यूज होते हैं, मतलब जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया अफगानिस्तान पाकिस्तान का, तो उसी तरह से इंडिया और श्रीलंका में फिशरमैन का इशू जो है वो बहुत अहम है। और इसका जो है एक ट्राईपार्ट मतलब बाकायदा सोल्यूशन होना चाहिए, और तमिलनाडु के फिशरमैन का और इंडिया गवर्नमेंट का और श्रीलंका गवर्नमेंट का, और वहां पे जो जाफना के फिशरमैन हैं, जो लोग हैं, इनके साथ जो है बैठ करके एक पूरा डायलॉग होना चाहिए और इसका परमानेंट सोल्यूशन इस्तेमाल करना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि इंटरनेशनल कन्वेंशन है, इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं, यूनाइटेड नेशन के लॉ ऑफ द सीज हैं, इन सारे चीजों को रख करके एक फाइनल जो है एक मतलब वो करना चाहिए। जी मसले को हल करना चाहिए, ताकि वो जो बार बार कुछ फिशरमैन को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है एक दूसरे मुल्कों में और फिर वो एक्सचेंज करने होते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया सैयद अली मुस्तफा साहब, आप हमारे इस प्रोग्राम के लिए जी कुछ खास बात कहना चाहते हैं? मुख्तसर जी। बहुत जल्दी हाँ। ये जो हमारे आसिम मुनीर साहब हैं, फील्ड मार्शल पाकिस्तान के, इनका कार्यकाल जो है 28 नवंबर को खत्म होने वाला है। हाँ। इसी 28 नवंबर। हाँ। इसके बाद इनको रिटायरमेंट होना है। हाँ। अब आसिफ मुनीर को बचाने के लिए या उनको एक्सटेंशन देने के लिए शहबाज शरीफ ने एक 27th अमेंडमेंट लेके आए हैं पाकिस्तान में, जिसमें उन्होंने बिलावल भुट्टो को पीपीपी को मदऊ किया है और ये कहा है कि इनको एक्सटेंशन दे दिया जाए। हाँ। और बिलावल भुट्टो उस पर सोच रहे हैं और आज ही जो है बात हो रही है इसके ऊपर। जी और मेरे ख्याल में अगले प्रोग्राम में हम लोग यही देना होगा हम लोगों को। हाँ। कि आसिफ मुनीर को फिर 3 साल का एक्सटेंशन मिल गया या कुछ और एक्सटेंशन हो गया या कुछ हो गया। और आपके इस उम्मीद की बड़ी वजह यह है कि आसिम मुनीर को पिछले दिनों ट्रंप ने लंच पर भी बुलाया था, उनके चहीते भी हैं ये, इसलिए इनको एक्सटेंशन मिल ही जाएगा, ये इसलिए भी एक तरह से यकीन आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद अली मुस्तफा साहब। देखिए, खबरों को गहराई तक समझना, पूरे इलाके को समझना और हमारे दर्शकों के सामने आप जिस तरह से तमाम खबरों पर चर्चा करते हैं उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। हमारे दर्शक भी आपका प्रोग्राम काफी पसंद करते हैं। मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए ताकि और लोग भी हकीकत से वाकिफ हो सकें।